स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके टाइम्स में। दोस्तों इस वीडियो में आपको जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय की बचत के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। उनको विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल अयोध्या लाए थे और मंदिर का अभिकल्प तैयार करने को कहा था। 77 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा मंदिर कार्य निर्माण से करीब 3 दशक से जुड़े हुए हैं। बिड़ला ब्रदर्स के साथ संबंध होने के कारण उन्होंने कई बिड़ला मंदिर का काम किया है। सोमपुरा के परिवार ने नागर शैली में मंदिर तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल बॉय क्या है? लिटिल बॉय क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडनशील बम। विखंडनशील बम में एक लिटिल बॉय जो कि जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा गया था। आप इमेज में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराए गए विखंडनशील बम का नाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाने हेतु अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषणा कर पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर जापानी हमले के बाद अमेरिका ने जापानी शक्ति को समाप्त करने हेतु 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया। नागासाकी पर फैट मैन नामक बम गिराया था। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, इसको अवश्य धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ प्रचलित सभ्यता एवं संस्कृति से होती है और धर्म भी इसी का हिस्सा है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यहाँ आवश्यक नहीं कि लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिक नहीं दी जाती, सभी धर्म का समान रूप से आदर किया जाता है। ऐसे राष्ट्रों में धर्मतंत्र को स्वीकार किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है। धार्मिक संघर्ष में धर्मनिरपेक्ष की छवि प्रभावित होती है। अंत संघर्ष को समाप्त करके ही धर्मनिरपेक्षता की साख को मजबूत बनाया जा सकता है, अर्थात धार्मिक समन्वयता ही धर्मनिरपेक्षता का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। इमेज में आप देख सकते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1893 में की। सर सैयद अहमद खान एक हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इनके द्वारा वर्ष 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी तथा वर्ष 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वर्ष 1920 में बना। राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस के विरोध में इन्होंने वर्ष 1888 में देशभक्त एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। वर्ष 1893 में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आप अल-बरूनी की तस्वीर देख सकते हैं। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर विवेचन किया गया है।
अपने इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता है। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बरूनी ने इसकी रचना 11वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए, विज्ञान संचार क्षेत्र में। विज्ञान संचार क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक दिया जाता है। अब विजेता को रुचिराम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है, जिसे भारत सरकार ने कलिंग पुरस्कार की 50वीं जयंती पर संकल्पित किया है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला G20 सम्मेलन कब हुआ था? पहला G20 सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन सी, 2008 में हुआ था पहला G20 सम्मेलन। आप इमेज में देख सकते हैं, अब तक कुल टोटल 15 वो हो चुके हैं G20 सम्मेलन 2020 का मिलाकर, जो कि नवंबर में हुआ था। G20 की शुरुआत 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक के तौर पर हुई थी। वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला G20 सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए, 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। और पूरे विश्व में मिला 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा पूरे विश्व में। आप इमेज में देख सकते हैं, भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। कर्क रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जून और जुलाई में बोई जाती है खरीफ फसल। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। खरीफ की मुख्य फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और ग्वार आदि हैं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसलें रबी की फसल मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।